Hello, good evening guys, and how are you? एंड काफ़ी दिनों बाद आज मुलाकात हो रही जिसमें हमारा हेलो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा ये बताइए कि इतने दिनों में आपने केमिकल काइनेटिक्स और हेलो एल्किन हेलो एरीन्स के जो नोट्स थे वो कंप्लीट कर लिए होंगे मे बी, और आपने लर्न भी कर लिए होंगे जिसमें आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई होगी। ठीक है, अच्छा ये एक बात तो ध्यान रखिएगा, रिएक्शंस को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को जितना बार लिख कर देखेंगे, कॉपी करके देखेंगे, ये उतनी ही आपको आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको अगर हम नोटबुक ओपन कर कर अगर ऐसे देखेंगे तो हमें ये याद नहीं होनी और ना ही हमें इनको याद करना है। हमें याद करने का सबसे अच्छा मेथड है कि इनको आप डेली लिख कर देखिए। ठीक है, डू प्रैक्टिस डेली टू राइटिंग द केमिकल रिएक्शंस। ओके, आप एक रोटेशन बना लीजिए कि मुझे 10 केमिकल रिएक्शंस पर डे लिखनी है या फिर 5 केमिकल रिएक्शंस पर डे लिखनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसको हम कंप्लीट करेंगे जल्दी। और सिलेबस जो आपका है बोर्ड के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स नाउ स्टार्ट द यूनिट 9 is the coordination compound. Coordination compound. Okay, and today date is 9. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपकी क्लासेस में अगर स्कूल में हो चुका होगा तो वहाँ पर टीचर ने बताया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसकी आईपीसी, और इसमें हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। एंड 1 मिनट, तो लेट्स स्टार्ट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं इसमें 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और सेकंड पार्ट इज द आयोनिक स्फीयर। ठीक है, दिस इज अ ब्रैकेट, और इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है ब्रैकेट्स के अंदर, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटर पार्ट इज नोन एज आयोनिक स्फीयर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 पार्टों से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड सेकंड वन इज आयोनिक स्फीयर। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो भी 2 पार्ट से मिलकर बनता है। नंबर फर्स्ट वन इज सेंट्रल मेटल एटम, CMA, फुल फॉर्म इज सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, एंड सेकंड इज द लिगेंड। Second one is the ligand. तो coordination sphere consists of 2 parts. First one is the central metal atom and second one is the ligand. थोड़ा सा इनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करिए। सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं? सेंट्रल मेटल एटम होते हैं जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में फर्स्ट पार्ट इज द सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकंड पार्ट इज द लिगेंड। अब सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं, दीज आर मोस्टली, याद रखिएगा ये पॉइंट्स, दीज आर मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं कि मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही सेंट्रल मेटल एटम क्यों है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट सेंट्रल मेटल एटम का वर्क इसलिए करते हैं बिकॉज दे हैव द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, बिकॉज they have vacant d orbitals। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल्स का क्या वर्क है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपके लिगेंड्स से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उन इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं। एकोमोडेट मीन्स प्लेस्ड कर सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है
तो आप उसके लिए क्या करते हैं, रूम प्रिपेयर करते हैं उसके रहने के लिए, ठहरने के लिए। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल एटम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही क्यों है, क्योंकि बिकॉज दे हैव द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि उनके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, दीज वेकेंट ऑर्बिटल, these vacant orbital accommodate इलेक्ट्रॉन कमिंग, कहां से आ रहे हैं, कमिंग फ्रॉम लिगेंड्स, लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एकोमोडेट करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस पर पुटअप किया जाता है पेपर में कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, डी ब्लॉक के ही क्यों हैं, क्योंकि उनके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो उनका क्या फंक्शन है, दे एकोमोडेट द, किसको एकोमोडेट करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द लिगेंड्स, लिगेंड्स से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एकोमोडेट करने का काम करते हैं। ठीक है, एंड नोट करिए इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है इनके बारे में, इसको मैं रेज कर देता हूं यहाँ पर। जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेकेंड इंफॉर्मेशन, सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब जिन पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जिनका ऑक्टेट। अब आप डी ब्लॉक में एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं यहाँ पर हम, सच एज क्रोमियम, तो क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d एंड 4s2। रिमेनिंग कितने बचे, 4 2 4 6 10 2 12 18 2 20 और 4 24। आपको पता है पी ब्लॉक के बाद इलेक्ट्रॉन एस में फिल होते हैं एंड एस के बाद आफ्टर दैट हम जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो फिल करते हैं डी ऑर्बिटल में। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा n+n लिखे होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब आप यहाँ पर दे रहे हैं कि डी ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, डी ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10 और हियर इज 4, तो इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन का। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, वो 6 इलेक्ट्रॉन आपके लिगेंड से आएंगे। तो इसीलिए इनको हम सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। नेक्स्ट, डी ब्लॉक में जितने भी आते हैं बस एक एक्सेप्शन है, जिंक है। ठीक है, क्योंकि जिंक में डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो वो एक्सेप्शनल केस में आता है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम के बारे में फर्स्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि मेरे ख्याल से बस अभी इतना ही समझिएगा, जब इसके बारे में डिटेल में इसकी जब टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी लिगेंड। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। थर्ड, ये भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इसका मतलब कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इट मीन्स आइदर या तो उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा या इट कैरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। भाई कोई भी स्पीसीज या मैं हूँ, मैं किसी को पैसे अगर दे रहा हूँ तो इट मीन्स मेरे पास या तो पैसे ज़्यादा है, इट मीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एंड या फिर मेरे पास किसी का उधार है नेगेटिव चार्ज जिससे मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, तो ये कंडीशन है।
अगर मैं किसी को दे रहा हूँ तो उस कंडीशन में मेरे पास ज़्यादा नहीं होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर है लिगेंड्स जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर भी कह सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट these are negatively charged species। कौन सी स्पीसीज होती है? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं, और ये भी कह सकते हैं कि हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी इतना ही बताएंगे लिगेंड्स के बारे में, इसमें जीत में पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी। ठीक, तो सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन रिच। तो लिगेंड्स क्या वर्क कर रहे हैं? लिगेंड्स जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, अब वो डोनेट का मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स के पास से हट गए, वो यहाँ पर जो है लिगेंड्स शेयर कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। एक लोन पर इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ शेयर करते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से डेटिव बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। कौन से बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर अब आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन पूछी जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड, ये तो मिलके बनाती हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बाहर वाला पार्ट कहलाता है आयनिक स्फीयर। ठीक है, ये आपका हो गया, दिस इज द कॉम्प्लेक्स स्फीयर। कॉम्प्लेक्स स्फीयर भी कह सकते हैं एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो लिगेंड्स का जो फंक्शन है वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का है। तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं आर दोस कंपाउंड इन विच लिगेंड्स अटैच टू द CMe परमानेंटली। जो लिगेंड होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से परमानेंटली अटैच होते हैं। दीज डोनेट इलेक्ट्रॉन, किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को। एंड फॉर डेटिव बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच लिगेंड्स अटैच टू द CMe बाय द डेटिव बॉन्ड एंड डोनेट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। भाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तभी तो डेटिव बॉन्ड बनेगा। तो डेफिनेशन क्या होगी? क्लियर हो गया? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से परमानेंटली अटैच होते हैं, ठीक है, एंड लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम बाय द डेटिव बॉन्ड। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी एग्जांपल लेते हैं इसका। फर्स्ट एग्जांपल इज K4 FeCN6। ठीक है, अब K4 क्या है? दिस इज द आयनिक स्फीयर, दिस इज द आयनिक स्फीयर। ठीक है, अब जो फर्स्ट एलिमेंट आता है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा ब्रैकेट के अंदर, इस फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम Cn।
ठीक है। एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं जितने भी इसके बाद आएंगे, एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स जितने भी आएंगे, दीज ऑल आर लिगेंड्स, दीज ऑल आर लिगेंड्स। तो ये आपका आयनिक स्फीयर हो गया जो ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है, एंड ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज द सेंट्रल मेटल एटम, एंड रिमेनिंग जितने भी होंगे दीज ऑल आर लिगेंड्स, जितने भी इसके बाद आएंगे वो सब आपके लिगेंड्स हैं। ठीक, तो इसके कॉम्बिनेशन से आपका बना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे मेन पॉइंट क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड do not lose its identity, coordination compound do not lose its identity in aqueous solution, very important, AQ for aqueous और this is the solution। तो aqueous solution में coordination compound अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते, याद रखिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर में अगर हम इनको डिसॉल्व कर देंगे तो फिर भी ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बनाए रखेंगे, उसको लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को कभी भी लॉस नहीं करते वाटर के अंदर। क्यों नहीं लॉस करते? उसका रीजन है बिकॉज सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, जो सेंट्रल मेटल एटम है और जो लिगेंड्स हैं आर परमानेंटली अटैच्ड, परमानेंटली अटैच्ड टू ईच अदर। क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से परमानेंटली अटैच होते हैं, किसके थ्रू? थ्रू द डेटिव बॉन्ड, थ्रू द डेटिव बॉन्ड। इसीलिए ये पेपर में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, सीबीएसई में स्पेशली, आईएससी में शायद नहीं पूछते इतना, बट सीबीएसई में ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर जरूर फोकस करते हैं। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दे डू नॉट लॉस इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स आर परमानेंटली अटैच्ड, परमानेंटली अटैच होते हैं एक दूसरे से, किसके थ्रू? थ्रू द डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड के थ्रू। जब ये दोनों सेपरेट नहीं हुए, अलग नहीं हुए, तो इसका मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेंगे। तो फिर होगा क्या? तो इसी एग्जाम्पल को आयोनाइजेशन तो होगा, बट आयोनाइजेशन में आयनिक स्फीयर पार्ट अलग हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पार्ट अलग होगा। आयन तो फिर भी बनेंगे, बट सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, तो इट मीन्स ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेंगे। तो K4 FeCl6 AQ, अच्छा इसका नेम क्या है? नेम आप लिख लीजिएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इसको जो है वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट फॉर्म पोटेशियम आयन एंड FeCl6, इट मींस फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड आयन। अब पोटेशियम कैरी 4 तो मल्टीप्लाई बाई 4। अब हियर एक कोई भी कंपाउंड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इट मीन्स उस पर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता। इस कंपाउंड पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव दिखा है? नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर कितना टोटल चार्ज है? +4, तो यहाँ पर कितना होगा? -4। तभी तो +4 -4 कैंसिल होकर 0 आएगा। ठीक है, तो पोटेशियम नंबर ऑफ एटम्स 4 मल्टीप्लाई विथ 4, नाउ टोटल चार्ज इज +4, हियर इज इसके जस्ट अपोजिट चार्ज क्या आएगा? -4।
तो ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जाम्पल था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स आपस में परमानेंटली अटैच हैं इसीलिए, ओके। अब इसमें डिफरेंस पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सोचिए डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। एक आता है इसमें पॉइंट डबल सॉल्ट, ये आपने पढ़े भी होंगे 10th क्लास में, सॉल्ट के पढ़े थे तो वहाँ क्लासिफिकेशन में गिवन था। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। इट विल लॉस इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, इट लॉस इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देती हैं। क्यों लॉस कर देती हैं? बिकॉज दे आयोनाइज्ड इन इट्स आयंस, क्योंकि ये अपने आयंस में आयोनाइज हो जाते हैं। आगे के एग्जाम्पल देखें, या पोटाशियम जिसको हम फिट करिए, इसका फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24S2, ठीक है। तो इन एक्वस सॉल्यूशन में तो पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन, सल्फेट आयन एंड वाटर, ये सब आपके आयोनाइज हो जाएंगे। बस वाटर जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में आयोनाइज नहीं होगा, वो एज इट वाटर ही रहेगा, ठीक। तो पोटेशियम आयन प्लस सल्फेट आयन प्लस एल्यूमिनियम आयन एंड प्लस वाटर, वैलेंस कर लें, पोटेशियम 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सल्फेट 1 and 3 4 मल्टीप्लाई बाई 4, एल्यूमिनियम 2 मल्टीप्लाई बाई 2, वाटर 24 बन गया। तो ये आपके एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द डबल सॉल्ट। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट, ओके। तो इसको आप प्रिपेयर करिएगा और आज जितना भी इंट्रो बताया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उसको लर्न करिएगा, और कल हम इसकी टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करेंगे। एंड टर्मिनोलॉजी के बाद लिगेंड्स क्लासिफिकेशन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, एंड विजिबिलिटी इज लो, बट आई थिंक लाइट नहीं है, तो इसके नोट्स बनाते जाइए, कॉपी पर नोट करते जाइए। कोई भी डेफिनेशंस, डिफरेंस अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कोई भी चीज़ आपकी नहीं समझ में आई हो, तो आप क्वेरीज में पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट डे वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द टर्मिनोलॉजी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे, टुमारो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई थिंक कि 6 to 7 डेज में जो वीडियो नहीं बनी है, तो उसकी वजह से जो व्यूज़ हैं वो थोड़े कम हो गए हैं। कम 500 प्लस व्यूज़ थे, फिर 200, तो डिक्रीजमेंट हो गया है। बट आशा होप है कि अब ऐसा नहीं होगा, एंड यू विल डू योर बेस्ट, ओके। थैंक यू सो मच, एंड 3 months रिमेनिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।